जय हिंद। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 20 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली हमें फॉलो कर रहे हैं फटाक से लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं पहली बार, आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। और इसके अलावा यूपीपीसीएस में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इस दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करके बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक की तैयारी जो है वो आपकी करवाई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी लेवल की। और यूपीपीसीएस के मामले में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्ञान सर का पेड कोर्स जो है वो सबसे बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया। तो इसके अलावा टेलीग्राम के हमारे जो है वो चैनल्स हैं, ओनली करंट अफेयर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम का भी पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब आगे की चर्चा जो है वो करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिसको एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और पेन और पेपर लेकर बैठिए। यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहली चीज तो नोट डाउन कर लो, आर्टिकल 341 हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341, ये बस लिख लो इतना, आर्टिकल 341। तो देखो, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है वो राज्यों को कहा है कि राज्य जो है वो अपनी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जो है वो ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, जो आर्टिकल 341 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब ये डिसीजन जो है इसने 2015 के बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को जो है वो नल एंड वॉइड कर दिया है, यानी कि रद्द कर दिया है, जिसने तांती तांतवा कम्युनिटी जो है उसको शेड्यूल कास्ट के तौर पर जो है वो कैटेगराइज किया था, वर्गीकृत किया था। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मतलब उन्होंने डिमांड जो है वो करी थी कि इसको वर्गीकृत जो है वो करो, कैटेगराइज करो, तांती तांतवा कम्युनिटी जो है उसको शेड्यूल कास्ट बनाओ। अब आपको बता दें कि ये तांती तांतवा समुदाय जो है इसको पहले कैटेगराइज किया गया था अर्ली एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के तौर पर, ईबीसी के तौर पर। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। एक तो देखो बैकवर्ड क्लास होती है बीसी, पिछड़ा वर्ग, और उस पिछड़े वर्ग में भी जो बहुत ज्यादा पिछड़ा वर्ग होता है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको ईबीसी हम लोग कहते हैं। और बिहार ने जो है वो इसको बिहार रिजर्वेशन वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज एक्ट 1991 के तहत जो है वो किया था। बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 1991 के तहत जो है वो किया गया था। और 1 जुलाई 2015 को बिहार सरकार ने इशू किया था एक रेजोल्यूशन, जिसके थ्रू मर्ज करने की बात की थी तांती तांतवा कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में। और ये रिकमेंडेशन जो है वो लिया गया स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा। इसके अलावा ये डिसीजन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट जो है वो तांती तांतवा कम्युनिटी को जो है वो मिल सके, और जिसको बरकरार रखने की बात भी करी थी पटना हाई कोर्ट ने 2017 में। बट बाद में इस सेम चीज को चैलेंज किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो देखो, अभी तक इतनी बातों में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। पहली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, मैंने आपको लिखवा दिया एक जगह कि आर्टिकल 341 बस लिख लो, अनुच्छेद 341 सुप्रीम कोर्ट का। ये क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। इसके अलावा तांती तांतवा कम्युनिटी लिख लो आप, तांती तांतवा कम्युनिटी, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। तांती तांतवा समुदाय, तो आपको ध्यान में रखना है ये समुदाय जो है वो कहाँ का है, इसके आगे बस लिख देना बिहार, ये बिहार का समुदाय। अब पूरा मुद्दा तो आपको यहां तक क्लियर हो गया कि भाई ये समुदाय जो है, बिहार ने इस समुदाय को जो है वो कहा था कि ये कम्युनिटी जो है उसको पहले तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में रख दिया, फिर बोला कि इसको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में जो है वो शामिल करेंगे, राइट। बट आपको बता दूं मैं, ये जो 341 के तहत, आर्टिकल 341 के तहत शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ वो ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को शामिल किया जाता है जिसको हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, माननीय राष्ट्रपति जो हैं वो अप्रूव करते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई। तो अभी उसके बारे में मैं आपको बता भी दूंगा, और हालांकि आपको आर्टिकल 341 के बारे में लिखना नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी पॉलिटी में इसके बारे में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। यस। फिर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, तो कोर्ट ने ये कहा है राज्य सरकार को, बिहार सरकार को, कि भैया आपके पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है, आपके पास कोई भी अधिकार जो है वो नहीं है कि शेड्यूल कास्ट लिस्ट जो पब्लिश हुई है आर्टिकल 341 के तहत उसको आप चेंज कर सको। पहला पॉइंट। दूसरा, आर्टिकल 341 जो है वो क्या कहता है, तो ये स्पेसिफाई करता है अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को। और जैसा मैंने आपको बताया था,
इसमें हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। अच्छा, अब मैं टेक्निकलिटी पे जाता हूं। क्वेश्चन में अगर प्रीलिम्स के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 341 के तहत जो है किसके पास अथॉरिटी है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जो है उसको मॉडिफाई करने की, चेंज करने की, और उसमें समुदाय को ऐड करने की। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। बताओ। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। अनुच्छेद 341 जो है हमारे भारतीय संविधान का, उसके तहत शेड्यूल कास्ट जो हम लोग को अनुसूचित जनजाति जो है वो देखने को मिलती है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार जो है वो निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ऑप्शन ए ऑनरेबल प्रेसिडेंट, माननीय राष्ट्रपति, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि केंद्र सरकार और माननीय राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी राज्य सरकार। बताओ जरा भैया क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखते हैं कौन बताता है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट तो करेक्ट आंसर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही होगा, केंद्र सरकार नहीं होगा। बट रियलिटी में किस तरीके से चीजें चलती है तो आपको यह चीज पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ये कहीं पढ़ा है आपने? जो मंत्रिमंडल है उसके हेड कौन है? उसका अध्यक्ष एक प्रकार से, या उसका लीडर, उसका नेता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जो बेसिकली जो है वो जैसा बोलते प्रेसिडेंट को वैसा प्रेसिडेंट को करना होता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो केंद्र सरकार के हाथ में यहां पर पूरी पावर्स होती हैं, बट थ्योरेटिकली देखा जाए और क्वेश्चन अगर आता है तो आपको करेक्ट आंसर में प्रेसिडेंट ही मार्क करना है। तो देखो, इस प्रकार का डिफरेंस मैंने आपको बताया, और यही इसी तरीके से जो है वो तैयारी आपकी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमारे कोर्सेज में करवाई जाती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनरल स्टडीज के अंदर एक क्लैरिटी रखना, और क्लैरिटी के लिए आपको किसी ना किसी गाइड के अंदर जो है वो रहना पड़ेगा, किसी के गाइडेंस में। और अगर आप हमें चूज करते हैं तो बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन हम आपकी जो है वो करवाते हैं, और ये बात हमारे स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी है हमारे बैचेस में उनको बहुत अच्छे से पता है। तो कॉन्सेप्ट जहां आपके क्लियर हुए, गोल घुमा के कैसे भी क्वेश्चन आएगा यू विल गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। देखो, आपने सीख लिया। तो आर्टिकल 321 आपको क्या, 341 सॉरी, आपको क्या होता है पता लग गया। आर्टिकल 341 क्लॉज 2 ये पार्लियामेंट को कहता है कि ये मॉडिफाई कर सकते हैं इस लिस्ट को, और कोई भी चेंज हम लोग को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में देखने को मिलता है उसके लिए एनी चेंज इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट नेसेसिटेट्स एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें भारत के संविधान के अंदर जो है वो संशोधन किया जाएगा। और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि बिहार गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट नहीं किया है, तो इसीलिए इसको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में जो है वो नहीं रखा जाएगा। तांदी तानवा होगा। अच्छा, आप मुझे बोलेंगे सर इसके क्लॉज 2 में तो पार्लियामेंट का जो है वो जिक्र किया हुआ है कि इस लिस्ट को जो है वो मॉडिफाई, भैया मॉडिफाई करेगी बट डिक्लेयर कौन करेगा, घोषित कौन करेगा? ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो होंगे उनका फाइनल रोल होगा। सेम वैसे ही कि कोई भी कानून जो है या फिर कोई भी बिल जब तक कानून नहीं बनता है, जब तक कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो उस पर अपना एसेंट ना दे दे, मोहर ना लगा दे। क्यों ये चीज? तो कोर्ट ने जो है वो कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो मेलाफाइड है। देखो, मेलाफाइड ये टर्म लिख लो आप लोग, दुर्भावनापूर्ण इसको बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखो, हिंदी मीडियम वाले भी लिखो, दोनों ही शब्द लिखना, नहीं तो फिर भूल जाओगे कि मेलाफाइड जो है वो क्या होता है। इसके ऐसे शब्द का उपयोग करना शुरू करो। एंड अनपार्डनेबल मिस्चीफ, अनपार्डनेबल मतलब ऐसी मिस्चीफ मतलब ऐसी हरकत जिसको माफ नहीं किया जा सकता। डिप्राइविंग जेन्युइन शेड्यूल कास्ट मेंबर्स ऑफ देयर राइटफुल बेनिफिट, कि भाई इनने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत मतलब बड़ी गलती करी है कि आप जो है वो मतलब बेनिफिट्स जिनको मिलने चाहिए उनको नहीं दे रहे हो, जिनको नहीं मिलने चाहिए उनको दे रहे हो, और जो आपके पास अधिकार नहीं है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहे हो। यस, तो कोर्ट ने जो है वो इस रेजोल्यूशन को जो है वो
रद्द कर दिया है और एक बैलेंस अप्रोच जो है वो बनाने की बात करी है कि हाँ भैया, आपको अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या बैकवर्ड क्लास जो होते हैं उनको अगर सपोर्ट करना है तो आप अपने एंड से जो है वो सपोर्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि उनको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में जो है वो शामिल करके ही सपोर्ट करवाया जाए। देखो यार, ये सब पूरे गेम जो होते हैं ना, ये पॉलिटिकल वोट बैंक के गेम होते हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ ये स्ट्रेटजीज होती है वोट गेन करने की, वरना अगर कल्याणकारी कार्य करना है तो ये जरूरी नहीं है कि किसी को कैटेगरी में ही डालकर जो है वो कल्याणकारी कार्य किया जा सकता है। अलग से भी रिजोल्यूशन के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू बैकवर्ड क्लास को जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है। और ये तो आपको पता ही है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो। तो इनमें क्लियरली मेंशन है कि राज्य जो है वो, उसका दायित्व होगा कि वो पिछड़े वर्ग को जो है वो अपलिफ्ट करे, आगे बढ़ाने की कोशिश करे, प्रयास करे, है ना। तो ये सब वोट बैंक्स होते हैं, ये सब आपको पता ही है। बट मेन चीज आपको इसमें समझनी थी, इस पूरे आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 341। दूसरा आपको जो है वो समझना था ये क्या बोलते हैं, ये कम्युनिटी का नाम, राइट। ये बिहार की एक कम्युनिटी हम लोग को देखने वाली थी, तांती तांतवा कम्युनिटी। ये चीज बस आ सकती है एग्जाम में। अब इसका इम्प्लीकेशन हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिलेंगे, तो देखो जजमेंट जो है वो यही बता रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। पार्लियामेंट ही जो है वो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को जो है वो चेंज कर सकती है, बट प्रेसिडेंट घोषित करेंगे मेनली। और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई भी पावर जो है वो नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको दोनों चीज बताई कि जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे वैसा प्रेसिडेंट को करना होगा, इसलिए अल्टीमेटली पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। बट डिक्लेयर कौन करेगा? डिक्लेयर करेगा प्रेसिडेंट, यानी कि फाइनल डिसीजन जो होगा वो प्रेसिडेंट का होगा, राइट। तो ऐसे क्लैरिटी के साथ चीजों को जो है वो आपको लेकर जो है वो चलना है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, आगे की चर्चा करें। और जजमेंट जो है ये बेसिकली शेड्यूल कास्ट के मेंबर जो है उनका जेन्युइन इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्ड करेगा, इंश्योर करने के लिए कि बेनिफिट जो है वो उन्हीं को मिले, सिर्फ शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में जो कम्युनिटीज है उन्हीं को मिले, बाकी दूसरों को जो है वो ना मिले, ठीक है। और इस जजमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया कि हाँ भैया, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की डिफरेंट पावर है, राइट, जिसके अकॉर्डिंग, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपका उसका पालन करना है, राइट। बस ठीक है, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ऐसा कुछ समझने के लिए। प्रोसीजर क्या है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को अमेंड करने का? तो सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट, भाई देखो ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ पे हैं, शेड्यूल कास्ट कहाँ पर है? स्टेट गवर्नमेंट में, भाई राज्य की टेरिटरी में है ना। अब सबसे पहला काम ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट एक प्रपोजल रखेगी, राइट, कि किसी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल करना है या हटाना है। ये प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव रखेगी, राइट। फिर इसके अलावा फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये चीज ध्यान में रखो, ये लिख लो लिखना चाहो तो, कि पहला रोल स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल, राज्य सरकार जो है वो क्या क्या करेगी? प्रस्ताव रखेगी। किसके सामने प्रस्ताव जो है वो रखेगी? ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट के सामने, राइट, सांसद के सामने। और जिसकी जांच जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी जांच करेगी, स्क्रूटनी करेगी। फिर प्रपोजल जो है वो बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर जो है वो इवैल्यूएट किया जाएगा, और इस पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपनी राय देंगे। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है, इसमें रोल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का भी होगा, उनकी राय से और जांच में उनकी राय भी जो है वो शामिल की जाएगी, और रिकॉर्ड जो है वो उनके थ्रू, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू जो है वो निकलवाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि भाई ये जो समुदाय है, ये जो कम्युनिटी है, उसका सामाजिक आर्थिक कारक जो है वो किस प्रकार के हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है उनका देखा जाएगा, और ऐतिहासिक डेटा जो है वो निकाला जाएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये लिख लो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये एक्सपर्ट रिकमेंडेशन देगी इस प्रपोजल पर कि शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर कैबिनेट जो है वो रिव्यू करेगी इस प्रपोजल को, यानी कि फिर अल्टीमेटली पार्लियामेंट के हाथ में पहुंच जाएगी फाइल। और ये एनएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के रिकमेंडेशन को देखेगी और दूसरे फैक्टर्स को, जैसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के इनपुट को, राइट। और इससे पहले भी जो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो जांच करी थी उसकी पहले इनकी पूरी रिपोर्ट जो है वो अब पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होगी, राइट।
फिर उसके बाद फिर एक मैंने आपको बताया ना कि आर्टिकल 341 या संविधान के अंदर ये जो संशोधन किया जाएगा तो ये संवैधानिक संशोधन के तहत होगा। फिर उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया जाएगा, राइट, संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है वो लाया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें बताया जाएगा कि हाँ भैया हम इस फलाना जो ट्राइबल शेड्यूल कास्ट जो है, अनुसूचित जाति जो है उसको शामिल कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो वो चीज जो भी होगा वो बताया जाएगा। फिर बिल को चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी, राइट, विशेष बहुमत, ये फैक्ट ध्यान में रखना, और जिसमें टोटल मेंबरशिप जो होनी चाहिए वो दोनों हाउस की हम लोग को देखने को मिलनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, एज वेल एज मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच हाउस। तो ये होता है स्पेशल मेजोरिटी का केस। ये सब चीजें देखो आप, ये सब टर्म्स है ना, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी जो है वो क्या होती है, राइट। तो ये सब चीजें आप समझोगे पॉलिटी के लेक्चर्स में, ये पॉलिटी के लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के टॉपिक्स हैं, राइट। और अगर आपने हमारी क्लासेस जो है वो ज्वाइन करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो कहीं पे भी, यानी कि जहां पे आपको अच्छा लगे, मैं तो बोलता हूं वहां पे ज्वाइन करो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए और आपको हम सही गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। आगे की जो है वो चर्चा करें। अब देखो ये हो गया पूरे हाउस के अंदर। अब हाउस, दोनों हाउस ने जो है वो पास कर दिया बिल को, तो बिल भेजा जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, और एक बार ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया तो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जो है वो ऑफिशियली बन जाती है, यानी कि ऐड कर दिया जाता है, यानी कि नई लिस्ट जो है वो तैयार हो जाती है, बस दैट्स इट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में फैक्ट्स हैं कुछ, ये लिखने की जरूरत नहीं, पॉलिटी में ऑलरेडी जो है आपका कवर हो जाएगा। तो 1961 में इसको जो है वो बनाया गया था। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कौन सा मंत्रालय के अंदर आती है, तो गृह मंत्रालय याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका काम जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो ये अरेंज करती है, कंडक्ट करती है, एनालाइज करती है। क्या क्या चीजों को एनालाइज करती है, डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया को, जिसके अंदर इंडिया का सेंसस होता है, लिंग्विस्टिक सर्वे होता है, यानी कि भाषा के आधार पर जो सर्वेस होते हैं ना, कि कौन सी हम लोग को भाषाएं देखने को मिल रही है, अलग अलग प्रकार की भाषा के लोग कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं, तो उसका पूरा एनालिसिस जो है वो करने का काम होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का। और पोजीशन जो होती है रजिस्ट्रार की, वो यूजुअली जो है वो एक सिविल सर्वेंट होता है जो जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक के होता है, यानी कि आईएएस ऑफिसर मेनली जो है आपको देखने को मिलेंगे इस पोजीशन पे। फिर इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर कौन से प्रोविजन है, आर्टिकल शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, राइट, उनको जो है वो अपलिफ्ट करने के लिए, उनको जो है वो मतलब उनकी पोजीशन को बेहतर करने के लिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ये सब जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह में है, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, यस। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, आर्टिकल 17, आर्टिकल 46, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 335, राइट, पार्ट 9 पंचायत, और पार्ट ये 9A म्युनिसिपैलिटीज हम लोग को देखने को मिलता है, आर्टिकल 243D क्लॉज 4, आर्टिकल 243T क्लॉज 4। तो ये देखो ये पूरी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, संविधान के अंदर भी है कि शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए, राइट, कि राज्य के ऊपर जो है वो दिया हुआ है इन लोगों ने, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज अच्छे से आपको समझ में आई होगी, स्पेशली इसके अंदर आर्टिकल 341 आपको समझना था, और दूसरा वही बस दो ही चीजें थी कि क्या प्रोसीजर होता है ऐड करने का, शामिल करने का शेड्यूल कास्ट को आर्टिकल 341 की लिस्ट में, शेड्यूल कास्ट वाली लिस्ट में, यानी किसी कम्युनिटी को शामिल करने का, बस। और बिहार के अंदर वो कम्युनिटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, फटाक से उसका कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर लिख कर बताओ कि कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड ये चर्चाएं हो रही थी। चलिए गाइज, अब अगेन ये टॉपिक धन विधेयक विवाद का, मनी बिल कंट्रोवर्सी का सामने आ रहा है, और ये अगेन जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर धन विधेयक की बात करें, मनी बिल की, तो इससे रिलेटेड तो अक्सर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और ये टॉपिक आपके लिए वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। हमारे जो माननीय मुख्य न्यायाधीश है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने रिसेंटली कहा है कि भैया जितनी भी शिकायतें मनी बिल से रिलेटेड आ रही हैं कि सरकार जो है वो मनी बिल का उपयोग कर रही है, पार्लियामेंट के काफी सारे ऐसे विवादित जो मुद्दे होते हैं, यानी कि जिस पर अपोजिशन जो है वो एग्री नहीं करती है, बात ध्यान से समझना यहां पर। जैसे कि कोई बिल आया, कोई विधेयक आया, और वो या फिर उससे आने से पहले सरकार को पता लग रहा है कि यार इसको पास होने में तकलीफ होगी, तो सरकार क्या कर रही है, सरकार बेसिकली मनी बिल का उपयोग कर रही है, आर्टिकल 110 का उपयोग कर रही है, जिसके थ्रू वो राज्यसभा को दरकिनार कर रही है, राज्यसभा को बिल्कुल एकदम साइड कर दे रही है, और अपना बिल जो है वो पास करा रही है, अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उल्लंघन है,
संवैधानिक उल्लंघन। तो इस पर काफी सारी शिकायतें आ रही थी और उस शिकायतों की लिस्ट बनाने की जो है वो अभी बात करी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो मुद्दा मुद्दा क्या है, ये चीज आपको क्लियर हुआ कि मुद्दा क्या है? तो मुद्दा बड़ा सिंपल सा है कि सरकार को जब लगता है कि अरे यार बिल जो है वो पास होने में तकलीफ होगी, तो सरकार उस बिल को मनी बिल का नाम देकर जो है वो पास करवाने की कोशिश करती है। तो क्या चिंताएं हम लोग को मनी बिल से रिलेटेड देखने को मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राज्यसभा का दरकिनार होना, तो जब भी हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई ऐसा अमेंडमेंट जो है वो लाने की बात की जाती है, संविधान के अंदर संशोधन करने की बात की जाती है, तो मनी बिल जो है वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वो बिना राज्यसभा के या फिर बिना राज्यसभा के अप्रूवल के जो है वो बिल को जो है वो पास कर सकते हैं। तो मनी बिल से रिलेटेड तो कंप्लीटली पावर जो है वो लोकसभा के पास हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसकी आपको एक जानकारी होगी। हालांकि मैं आगे देख लेता हूं कि मनी बिल से रिलेटेड यहां पर कुछ चीजें आपके लिए मेंशन है क्या। तो हाँ, पहले अपन ये समझ लेते हैं कि मनी बिल होता क्या है, राइट? फिर अपन आगे की थोड़ी सी जो है वो चर्चा करेंगे धन विधेयक क्या है और क्या इसके प्रोसीजर होते हैं। तो आर्टिकल 110 के अंदर आता है पहला पॉइंट। देखो, लिखने की आपको ये वाला टॉपिक जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप हमारी जनरल स्टडीज की क्लासेस में है तो आपको लिखना नहीं है, ये टॉपिक आपको ऑलरेडी कवर होगा पॉलिटी वाले हमारे सब्जेक्ट के अंदर, राइट? और अगर आपने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा तो आप जानते ही हैं इस टॉपिक को भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। तो आर्टिकल 110 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है ये क्लियरली डिफाइन करता है मनी बिल को। ये कहता है कि धन विधेयक जो है वो क्या होता है, और ये कोई भी ऐसा विधेयक, कोई भी ऐसा बिल उसको कंसिडर किया जाएगा मनी बिल अगर उसके अंदर प्रोविजंस हैं जो कुछ फाइनेंशियल मैटर से जो है वो डील कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा विधेयक आ रहा है, बिल आ रहा है जिसमें इन सब मैटर्स का जिक्र है। तो ये ए टू जी वाली चीजें है ना, ये याद रखने वाली चीजें। जब जनरल स्टडीज की हमारी क्लासेस होती है उसमें क्लियरली बताया जाता है कि भैया ये याद रखना है, ये याद नहीं रखना है। देखो, टैक्स का मैटर, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड कराधान के मामले जो हम लोग को देखने को मिलता है, टैक्स लगाने की बात की जा रही है, हटाने की बात की जा रही है, उसमें कुछ छूट देने की बात की जा रही है, उसमें कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है। तो ऐसा कोई हम लोग को बिल देखने को मिलता है तो वो मनी बिल कहलाएगा। दूसरा, ऐसा किसी भी कोई बिल हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण का रेगुलेशन होना, विनियमन होना। मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर यूनियन गवर्नमेंट ने कहीं से भी पैसा उठाया है तो उस पैसा जो लिया गया है, ऋण लिया गया, उसके मैनेजमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो फिर वो मनी बिल कहलाएगा। कस्टडी ऑफ फंड्स, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर कंटिजेंसी फंड जो होता है, भाई जो संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई चेंजेस हो रहे हैं तो ऐसा कोई बिल आएगा तो वो मनी बिल कहलाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, निधियों का विनियोग, समेकित निधि में से धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि जब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जा रहा है या तो उससे रिलेटेड जो बिल आया जा रहा है तो वो मनी बिल कहलाएगा। अगर हम किसी भी प्रकार से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी खर्चा जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं कि ये फलाना प्रोजेक्ट जो है वो इसका पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा, ऐसा कोई बिल आ रहा है तो वो मनी बिल होगा। रिसीट ऑफ मनी, रिसीट मनी जो है वो रिलेटेड है कंसोलिडेटेड फंड या फिर पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड, यानी कि इसके अंदर कोई भी चेंज आ रहा है या कोई भी ऐसा प्रोविजन हम लोग को देखने को मिल रहा है जो इन पर्टिकुलर ए टू एफ, जो मैंने अभी आपको बताया ए बी सी डी ई एफ, इन इन चीजों में जो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि और भी कुछ चेंजेस इनसे रिलेटेड या इनके आसपास के क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिल रहा है तो फिर वो बिल जो होगा वो मनी बिल होगा। गॉन क्लियर? अब दूसरी चीज हम लोग के बारे में बात करें, ये फैक्ट अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा विधेयक जो है वो धन विधेयक है कि नहीं, कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये स्पीकर डिसाइड करेंगे लोकसभा के, और उनका डिसीजन जो होगा फाइनल होगा, उसको किसी भी कोर्ट में या किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही उस पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट टिप्पणी कर सकते हैं। तो पूरी पावर जो होती है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा कौन सा नहीं होगा, वो पावर स्पीकर के हाथ में होती है। और एक बार कोई बिल मनी बिल हो गया तो स्पीकर जो है बोल देते हैं कि भाई ये बिल मनी बिल है, और जब वो राज्यसभा को ट्रांसमिट जो है वो किया जाता है रिकमेंडेशन के लिए, तो उनको पहले ही बता दिया जाता है कि भैया आपका रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं भी होगा तो भी मतलब ये बिल पास हो जाएगा। नेक्स्ट,
मनी बिल जो है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में। अब मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों? मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही क्यों प्रेजेंट किया जाता है, राज्यसभा में क्यों नहीं? देखो यहां पे तो सिंपल सी चीज लिखी हुई है, बट इस चीज अब आप बोलोगे कि भैया मतलब अब देखो क्या होता है, यही सब चीजें जो होती है ना, ये आपका एक गाइड, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपके गाइडेंस के लिए आप जिनको चूज करते हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हुई या कोई ट्यूटर हुए, तो ये आपके लिए चीजें आसान कर देते हैं। अब किताब में तो सिर्फ इतना लिखा है, सेल्फ स्टडी में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ते हो, उस डेप्थ में आप जाते नहीं हो, जो डेप्थ में आपको ले जाता है एक एजुकेटर। आप जाओगे डेप्थ में, बट कब जाओगे? वो 3 साल 4 साल 5 साल की प्रैक्टिस के बाद। और वही चीज आपके लिए इजी हो जाती है कि पहले ही साल से जो है वो आपको प्रॉपर तैयारी जो है वो करवाई जाती है। तो इसलिए कभी भी मतलब आज की रेट में आप देख ही रहे हो यार, एग्जामिनेशन का नेचर कितना टफ हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होगा, होगा, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। एजुकेटर्स आपके लिए जो है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपके लिए चीजों को आसान कर देते हैं। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है मनी बिल जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में। बताओ इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैक्सिमम जगह में मिलेगा ही नहीं, मैक्सिमम बुक्स में आपको मिलेगा ही नहीं। बताओ। और यही चीज हम लोग जो है वो जनरल स्टडीज की क्लास में बताते हैं, और इसको रिकमेंड किया जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। और इसको जो है वो मतलब ये ट्रीट किए जाएंगे एज अ गवर्नमेंट बिल, और इनको सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हम लोग को इस पर्टिकुलर पॉइंट में मिल गई। अब देखो ये तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, तीनों की तीनों चीजें हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है वो क्वेश्चन तीनों के साथ इंटर रिलेटेड है। फिर जैसे ही बिल जो है वो पास होगा लोकसभा के पास, आपको ऑलरेडी पता है लोकसभा से बिल पास हो गए, कहां पे जाता है? राज्यसभा पे जाता है। अब यहां पर राज्यसभा के पास पावर है ही नहीं। राज्यसभा ऐसे बिल को ना अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है, वो अपना रिकमेंडेशन जो है वो दे सकती है, और बिल को जो है वो 14 दिन के अंदर उन्हें रिटर्न करना है। अब उनने रिकमेंडेशन जो दिया या नहीं दिया, उसको लोकसभा एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केस में लोकसभा देखती नहीं उनके रिकमेंडेशन को, और अगर लोकसभा एक्सेप्ट करती है किसी रिकमेंडेशन को, तो बिल जो है वो पास माना जाएगा मॉडिफाइड फॉर्म में, और रिजेक्ट करती है तो भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में पास माना जाएगा। फिर एक बार मनी बिल जो है वो प्रेजेंट हो जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो या तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे सकते हैं या रोक सकते हैं, बट बिल को जो है वो रिटर्न नहीं कर सकते। यानी कि इस केस में एक प्रकार से कहा जाए तो पॉकेट वीटो हो जाता है, बट होगा नहीं पॉकेट वीटो। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ये बिल आ रहा है, तो कैसे पॉकेट वीटो हो जाएगा, है ना? तो ये देखो यहां पर ये ट्रिकी चीज होती है कि मनी बिल क्यों पॉकेट वीटो मैक्सिमम केसेस में नहीं हो सकता, क्योंकि भैया क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट ही उसको रिकमेंड करेगा। तो यही तो गोल घुमा के चीजें हम आपको ट्रेन कर देते हैं हमारी जनरल स्टडीज की क्लास में। जनरली प्रेसिडेंट जो है वो एसेंट दे देते हैं मनी बिल का, एज इंट्रोड्यूस प्रायर विद हिज परमिशन। देखो लिखा भी हुआ है इसके अंदर, एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया हुआ है यहाँ पर, राइट। तो देखो ये चीज होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मनी बिल के केस में राज्यसभा की हालत खराब है, यानी कि राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। और यही मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है जो आज की डेट में वहां पर चल रहा है कोर्ट में। तो अब देखो जो भी क्लासिफिकेशन होगा बिल का कि मनी बिल जो है वो है कि नहीं, वो कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, स्पीकर, यानी कि लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा के पास पावर है ही नहीं, राइट। ना उस बिल को चेंज करने की, ना अमेंड करने की, ना रिजेक्ट करने की। राज्यसभा अपर हाउस हम लोग को देखने को मिलती है, वो सिर्फ एडिशनल स्क्रूटनी प्रोवाइड कराती है, और जो अगर राज्यसभा को आप बाईपास कर दोगे तो इस प्रकार के स्क्रूटनी, इस प्रकार की जांच जो है उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा। तो आर्टिकल 110 का उल्लंघन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। स्पीकर जो है वो सर्टिफाई कर देते हैं बिल को कि बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं, तो यानी कि पूरी पावर स्पीकर के पास है। अब कुछ मामले आते हैं जैसे आधार एक्ट, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016, इसको क्लासिफाई कर दिया गया एज अ मनी बिल के तौर पर और पास कर दिया गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो सही बोला कि आधार का कानून जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बिल्कुल सही है। तो ऐसे काफी सारे कानून है, जैसे फाइनेंस एक्ट 2017, उसको जो है वो पास कर दिया गया, फाइनेंस बिल मनी बिल जो है वो बोलकर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें जो है वो मनी बिल का दर्जा जो है वो देकर पास कर दिया गया। तो मतलब मेन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर ये है कि आप काफी सारे ऐसे मुद्दे या ऐसे विधेयक, ऐसे बिल जिस पर चर्चाएं होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, उस पर बिना चर्चाएं किए आप जो है वो उसको पास कर दे रहे हो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये हाईलाइट हुई है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। तो ये चीज बस आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, बाकी और कुछ खास नहीं है।
इस आर्टिकल के अंदर मेनली आपको समझना था मनी बिल के बारे में और ये मुद्दे के बारे में कि अभी मुद्दा जो है वो क्या चल रहा है। बात समझ में आई? देखो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है। देखो आप सभी लोग जानते हो कि चाइना जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। काफी सारी कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज बात कर लो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात कर लो, आजकल आजकल तो देखो कितनी चाइनीज गाड़ियां तक जो है वो इंडियन मार्केट में हम लोग को देखने को मिल रही है, व्हीकल्स, है ना। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जाकर स्टैब्लिश हो गई है चाइना के अंदर। बट आपको पता है कि अभी एक लफड़ा चल रहा है बहुत बड़ा, यूएसए और चाइना के बीच में। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये चाह रही हैं कि भैया आप चाइना के अलावा भी कोई और ऐसी जगह देख लो कि कल को ये दोनों कंट्रीज के बीच में लफड़ा हो तो इन कंपनीज का लॉस ना हो, क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में लफड़ा होगा तो सप्लाई चेन बंद हो जाएगा। इनके प्रोडक्ट्स ये कितने ही बना ले वो बिकेंगे नहीं मार्केट में। या अगर यूनाइटेड स्टेट्स किसी कंट्री के अंदर सैंक्शन लगा दे तो चाइना का प्रोडक्ट उस कंट्री के अंदर नहीं घुस पाएगा, तो ये बड़ी दिक्कतें चलती हैं। तो जब ये दो सुपर पावर लड़ रहे हैं तो कंपनीज जो है वो आज की डेट में सोच रही है कि हम अब चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भैया अब चाइना से हटके हमें दूसरी कंट्रीज में जाकर अपने प्लांट्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है या हमारे जो सर्विस प्लांट्स जो है उनको जो है वो सेटअप करना है। ये बात समझ में आ गई कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है। तो यही चीज बस ध्यान में रखिए कि आप कंपनीज जो है हम लोग को देखने को मिल रही हैं वो दूसरी लोकेशन, चाइना के अलावा दूसरी लोकेशन, दूसरी कंट्रीज में जो है वो अपनी, अब आप कह सकते हो कि अपने प्लांट्स जो है, अपनी फैक्ट्रीज जो है वो ओपन करेंगी। और इंडिया जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया के अंदर लोग बाग भी हैं जो सस्ते रेट में काम करने के लिए एग्री रहते हैं, रेडी रहते हैं, चीप लेबर जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इंडिया जो है उस चीज का फायदा उठाएगा इस चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये पूरा लफड़ा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की टेंशन को लेकर, ठीक है। तो ये चीज बस आप ध्यान में रखिएगा। और चाइना के अंदर लो कॉस्ट लेबर जो है वो कम होते जा रहे हैं। अब चाइना के अंदर लेबर ज्यादा प्राइस डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो अब वो बोल रहे हैं कि ये ज्यादा प्राइस तो नहीं दे पाएंगे, अब दूसरी जगह चलो। तो इंडिया को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से। तो बस आपको यही चीज समझनी थी कि ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है इस पूरे आर्टिकल के अंदर, जो आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। और अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मेटल, स्टील, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी पचासों सेक्टर में इसका फायदा मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब ये चैलेंज है एक प्रकार से, क्योंकि इंडिया के अंदर पेपर वर्क जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उस पेपर वर्क को हम लोग को जो है वो कम करना पड़ेगा जिससे कि कंपनीज आसानी से स्टैब्लिश हो जाए। फिर मैन्युफैक्चरिंग इनपुट कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो उसको सस्ता करने पर हमें काम करना पड़ेगा। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की आवश्यकता है, जैसे कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देखने को मिलते हैं ना, उसी प्रकार के जोन जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे। स्किल्स नहीं है हमारे यहाँ लोगों के अंदर, तो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि इजिली जल्दी से कंपनी जो है वो आकर स्टैब्लिश हो और अपना प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दे, काम जो है वो शुरू कर दे। तो इसके फायदे हम कैसे उठा सकते हैं? सब्सिडीज के थ्रू, इंसेंटिव जो है वो देकर, पेपर वर्क कम करके, राइट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो करके, राइट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना के, जो मैंने भी आपको बता रहा था जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह है, राइट। तो इस प्रकार की चीजें हैं। अब लोगों में स्किल्स नहीं है तो स्किल्स जो है वो डेवलप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाओ, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली, नए नए इनोवेशन को जो है वो प्रमोट करो। तो ये चीज थी इस टॉपिक के अंदर। बस इस टॉपिक के अंदर आपको चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या होती है, बस ये छोटी सी चीज थी जो आपको समझनी थी। तो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आप ये बताइए इसरो के चेयरमैन का क्या नाम है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इनके चेयरमैन, इनके अध्यक्ष का नाम बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो इनके अध्यक्ष का ये कहना है कि इसरो जो है उसके लॉन्च व्हीकल की कैपेबिलिटी जो है वो उसकी, यानी कि उसकी क्षमता जो है उसकी मांग से 3 गुना ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है। यानी कि बहुत ज्यादा क्षमता है, जितनी आज की डेट में डिमांड नहीं है उससे 3 गुना ज्यादा इसरो के लॉन्च व्हीकल की क्षमता हम लोग को देखने को मिल रही, कैपेबिलिटीज। तो ये स्टेटमेंट है वो बहुत बढ़िया हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। जो भी चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं इंडिया का स्पेस लॉन्च सेक्टर, राइट, क्योंकि ये माना जाता है कि वो स्ट्रगल जो है वो कर रहा है, वो सफिशिएंट डिमांड जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है, राइट। ये सबसे बड़ा चैलेंज है ना भाई। भाई आपकी क्षमता है बट आपको वो काम नहीं मिल पा रहा, तो ये बड़ी दिक्कत वाली कहानी है, राइट। तो ये चीज है जैसे हो रहा है ना आज की डेट पे लोगों के साथ हो रहा है कि भाई लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है। उन्होंने 40-40, 50-50 लाख खर्च करके एमबीए वगैरह किया, आज की डेट में 25,000 की जॉब नहीं मिल रही है उनको, राइट। तो उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है बट जॉब नहीं मिल पा रही, बात वही है ना। तो ये क्या है? ये तो एक बड़ा वेस्टेज है।
तो ये बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है स्पेस सेक्टर के अंदर। तो आज की डेट के लॉन्च व्हीकल्स की बात करें, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। अब इनकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो काफी कम हम लोग को देखने को मिलती है। फॉरेन लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि एरीन 5, स्पेस एक्स की फैल्कॉन 9, राइट। तो इसको अपग्रेड करने की जो है आवश्यकता हम लोग को देखने को मिल रही है हमारे लॉन्च व्हीकल्स को, राइट। तो बस यही चीज है इसके अंदर, बाकी और कुछ इसके अंदर टॉपिक ऐसा नहीं था जो आपको ध्यान में रखने वाला हूं। इसमें अगर आप देखोगे तो चैलेंजेस जो है वो डिमांड क्रिएट करने के क्या है, क्योंकि ये चीज आपको समझना भी जरूरी है कि क्यों डिमांड जो है वो क्रिएट नहीं हो रही। देखो यार, एक तो पहली चीज, लॉन्च व्हीकल जो है ये सैटेलाइट्स के लिए उपयोग में लिया जाता है, राइट। और जो सैटेलाइट्स हैवी हम लोग को देखने को मिलती है, जो जो कि अपने नेशनल गोल्स को फुलफिल करे, जैसे कि चांद को एक्सप्लोर करना हो, और छोटी सैटेलाइट्स की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये सब लॉन्च व्हीकल जो है वो कब उपयोग में लाए जाएंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स जो है वो बनाएंगे, तैयार करेंगे, या दूसरी कंट्रीज की सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, राइट। उसके लिए संबंध बनाना जरूरी है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक फैक्टर, कि पैसा ही नहीं है। पैसा होगा तब तो जाकर इन सब चीजों पर जो है वो काम होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, मार्केट सैचुरेशन। अब कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि इंटरनेट सर्विस, और उसके ऑप्शंस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे अफोर्डेबल फाइबर ऑप्शन है, मोबाइल इंटरनेट है। तो ये काफी स्पेस बेस्ड सोल्यूशन की नीड को जो है वो ढाक देता है, एक प्रकार से कम कर देता है। भाई अगर आपके पास हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस है तो आप क्यों स्पेस सैटेलाइट नेटवर्क का जो है उपयोग करोगे? नहीं ना, आप तो फाइबर ब्रॉडबैंड का जो है वो उपयोग करोगे। तो ये भी एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब पूरी तरह से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा ये सेक्टर। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिमांड को बढ़ाए, डिमांड को बनाए, और लॉन्च करे सैटेलाइट, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराए, रेवेन्यू जो है वो जनरेट करे लॉन्च सर्विसेज से, राइट। वर्कर्स को जो है वो स्किल्स प्रोवाइड कराए। और प्राइवेट कंपनी प्रेफर करती है कि गवर्नमेंट जो है वो उनके कस्टमर है। मतलब कुल मिलाकर गवर्नमेंट चाह रही है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो आए, स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्व हो, बट प्राइवेट कंपनी ये चाह रही है कि हम तो गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, हम डायरेक्ट पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे। तो ये भी एक बड़ा हम लोग को गैप जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस गैप को कैसे फुलफिल करेंगे? तो भाई स्टेक होल्डर्स उनको अवेयर करो, उनको एजुकेट करो, यानी कि जो भी इस स्पेस सेक्टर से इन्वॉल्व है तो उनको अवेयर करना, एजुकेट करना। कस्टमर बेस इनका काफी कॉम्प्लेक्स है, राइट, उसको डाइवर्स करो। अलग अलग सेक्टर, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, डिफेंस के सेक्टर से जो है वो कस्टमर्स को जो है वो लाया जाए, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की आवश्यकता है, सस्ती करने की आवश्यकता है चीजों को। गवर्नमेंट जो है वो भी सपोर्ट करे प्राइवेट स्पेस वेंचर्स को, प्राइवेट कंपनीज को, उनको फंडिंग प्रोवाइड करा के, उनको एक आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करा के, फिर कोलैबोरेशन जो है वो किया जाए दूसरी स्पेस एजेंसीज के साथ ज्वाइंट मिशन करके, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो हमने देखा कि भाई स्पेस सेक्टर के अंदर आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लॉन्च व्हीकल की कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा है, बट उसको उतना काम जो है वो मिल नहीं पा रहा है, बस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये बिम्स्टेक से रिलेटेड टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दूसरी फॉरेन मिनिस्टर की इनकी मीटिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिली है, न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, राइट। और इसमें जो है वो जो भी म्यांमार के अंदर जो टेंशन हम लोग को अभी भी देखने को मिल रही है, मिलिट्री को हुआ है ना म्यांमार के अंदर, आपको पता है, ये मिलिट्री का तख्ता पलट हम लोग को जो है वो देखने को मिला है, यानी कि सरकार का तख्ता पलट हुआ और मिलिट्री ने वहां पर कंट्रोल अपना स्टैब्लिश कर दिया। तो बिम्स्टेक चार्टर का पहला मेजर इवेंट हम लोग को 2024 के अंदर ये देखने को मिल रहा है। अब बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट की मीटिंग में जो है वो किन किन चीजों के बारे में जो है वो चर्चा हुई, तो म्यांमार के बारे में सबसे बड़ी चर्चा हम लोग को जो है वो देखने को मिली। मेन जो बड़ी चर्चा में से थी वो म्यांमार की चर्चा थी। फिर इन्होंने बेसिक चीजों के बारे में बात करी, वही डेवलपमेंट से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड मुद्दों के बारे में बात करी। फिर इसके अलावा इन्होंने वही ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय सहायता पर चर्चा जो है वो करी, राइट, कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो, जैसे कि मिजोरम के अंदर काफी सारे लोग जो है वो रेफ्यूजीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उनको किस प्रकार से हेल्प करें, राइट। फिर म्यांमार का मेन इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। तो म्यांमार की मिलिट्री, जिसको हम लोग तात्माडाओ कहते हैं, जुंता, इन्होंने जो है फरवरी 2021 में वहां की सरकार को जो है वो हटाकर खुद पावर में जो है वो आ गए थे, और वहां पर बहुत बुरी स्थिति हो रही है लोगों की आज की डेट में, राइट। करंट सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। फाइट्स हम लोग को मिलिट्री और आर्म्ड अपोजिशन ग्रुप के बीच में देखने को मिल रही है, जो बहुत तेजी से जो है वो बढ़ती जा रही है। इवन बहुत सारे हमारे खुद के काम, इंडिया के काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो म्यांमार के अंदर है वो ठप पड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो काफी बुरी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, राइट।
जैसे ये देखो ये सब प्रोजेक्ट्स वगैरह हुआ है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स वगैरह हुआ है, तो ये सब थोड़े से ठप पड़ गए हैं ये प्रॉब्लम्स के चलते। तो बिम्स्टेक का स्ट्रेटेजिक विजन जो है वो क्या है? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो इंडिया के हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई बिम्स्टेक जो है ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल वाली कंट्रीज को जो है वो एक साथ यूनाइट करके जो है वो रख सकता है और उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करने पर चर्चाएं करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर की आखिरी मीटिंग जो है हुई थी बैंकॉक के अंदर जुलाई 2023 में। और बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्रीज जो है वो एक साथ मिलकर सामने आती है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की, जिसमें ये देखो ये कंट्रीज के नाम लिख लो आप। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। थाईलैंड जो है वो करंट चेयर हम लोग को जो है वो बिम्स्टेक की देखने को मिल रही है, जो एनुअल समिट जो है वो इसकी होस्ट करती है और करेगी 2024 के आने वाले टाइम में। तो ये वाला पॉइंट बस लिख लो कि कौन सी कंट्रीज बिम्स्टेक के अंदर है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि बिम्स्टेक के अंदर मेन मुद्दा जो अभी उठा है वो ये म्यांमार का मुद्दा हम लोग को देखने को मिला है, मिलिट्री कोप का। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बात करें तो एक ऐसा स्कीम है जो स्कूल एजुकेशन प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक प्रोवाइड जो है वो करवाता है। और सर्व शिक्षा अभियान जो है वो अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये पूरा इसी के अंडर हम लोग को जो है वो नजर आता है। इसके फंड जो है वो केंद्र की तरफ से 60% आते हैं, स्टेट की तरफ से 40% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बैंकिंग सेक्टर के लिए तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट बैंक वगैरह एग्जाम की तैयारी करते हैं, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिक टर्म्स है जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है पूछे जाते हैं। तो MCLR जो है वो बैंक टू बैंक जो है वो वेरी करता है, इंटरनल बेंचमार्क हम लोग को देखने को मिलता है। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड जो है उसका एवरेज कॉस्ट नहीं होता, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड ये हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था एक्सटेंडेड बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR को जो है वो रिप्लेस करने के लिए 2019 में। तो MCLR के बारे में जो है वो आज आपको पढ़ना है, ये आपका एक छोटा सा टास्क है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया से रिलेटेड PM श्री स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस स्कीम के बारे में आज आपको पढ़ना है, अगेन दूसरा टास्क, और 150 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करना है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही गाइस, अब हम लोग मिलेंगे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।